कुछ लम्हे गुजरे होंगे कि उसे ताज़ा पराठे बनने की खुशबू आने लगी। वो उठी और उठकर आहिस्ता आहिस्ता किचन में पहुंची तो देखा कि एक बहू जो है वो पराठे बना रही है। उसने कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था मुझे एक रोटी दे दो, तुमने मुझे रोटी नहीं दी और अभी तुम पराठे बना रही हो। बहू कहती है, जी आपसे कहा ना आटा ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा आटा था, इससे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो जब आटा आ जाएगा उसके बाद आपको रोटी मिलेगी। माँ बेचारी दुखी दिल के साथ रोती हुई वापस अपने कमरे में। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। रास्ते में एक जगह थक कर फुटपाथ पर बैठ गई और रोने लगी। एक शख्स निकला, काला कोट टाई लगाए हुए, और आकर माँ के पास बैठ गए। उससे पूछा, माँ जी आप यहाँ सड़क पर फुटपाथ किनारे बैठी हुई हैं, खैरियत, और आप रो भी रही हैं? माँ ने कहा, बेटा आप कौन हो और मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। कहता, माँ जी आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपके शौहर का वकील हूँ और मेरे घर में मेरे बहुओं और बेटों के बीच में ये झगड़ा चल रहा था कि इस बुढ़िया को हम क्यों संभालें। तो उन लोगों ने ये फैसला किया मिलके कि हम इस घर को बेच देते हैं और माँ को ओल्ड एज होम में जमा करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर है और आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने वाला हूँ ये है एक माँ का वाक़या। देखिए, दुनिया में हम इधर उधर की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हकीकत से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसी मज़लूम माँ का वाक़या है जो बैठी हुई घर के सहन में आटा गूँद रही है और उसकी दो बहुएं उसके पास बैठी हुई कुर्सियों पे चाय पी रही हैं और गप्पे लगा रही हैं। वो माँ जो बैठी हुई ज़मीन पर आटा गूँद रही है, उसके आंसू गिर रहे हैं और कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं था। इस वक्त से कुछ साल भर पहले यही बूढ़ी औरत माँ जो बैठी आटा गूँद रही थी, ये इस घर की सरबराह थी। इसका शौहर इन दो बहुओं का ससुर जिंदा था। ये माँ अपने घर की सरबराह, बड़ी और बड़ी बाइख्तियार औरत थी। इसने कभी सोचा नहीं था कि एक साल के बाद मेरे साथ ये सलूक होगा। मियाँ जो है वो काफ़ी वेल सेटल्ड थे, बहुत सारे असासे, बहुत सारी दौलत, पैसा कमाया, अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, बड़ी अच्छी तरबियत दी, बच्चे अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियों पे लगवाए, उनकी शादियां बड़ी धूमधाम से करवाईं। बड़ा खुशहाल घराना था ये। दो बेटे थे, दोनों शादीशुदा, दोनों की बीवियां बड़े बड़े घरों से लाए और उनके भी आगे से बच्चे हो गए। अब ये अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार जी रहे कि एक रात साहब को दिल का दौरा पड़ता है और वो जानवर नहीं होते। साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद कुछ अरसा तो माँ के साथ बड़ा अच्छा सलूक रखा बहुओं ने, बेटों ने, पोते पोतियों ने बड़ा ख्याल किया। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ इनके रवैये तब्दील होते गए। बहुओं ने कहा, जी हमने ठेका उठा रखा है कि इस बुढ़िया की खिदमत हम करते रहें। पहले माँ को उसके कमरे में नाश्ता मिल जाता था, उसका बिस्तर साफ़ कर दिया जाता, कमरा साफ़ कर दिया जाता, उसके कपड़े धो दिए जाते, इस्त्री कर दिए जाते। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता माँ से कहा गया कि आप अपना खाना खुद बनाओ। माँ बेचारी चुपचाप अपना खाना बनाने लग गई और फिर उसे कहा गया कि अपने कपड़े भी खुद धो, अपना कमरा भी खुद साफ़ करो, हमसे नहीं होता। माँ बेचारी चुपचाप वो भी करने लगी। अब वो देखती जा रही है कि उसके बेटों को ये बात मालूम है और वो अपनी बीवियों से कुछ नहीं कहते। ये दुख जो है ना उसको ज़्यादा तकलीफ़ देता था बनिस्बत इसके कि वो अपने काम खुद कर रही है। जब वो ये सोचती थी कि मेरे बेटे मेरी हालत देखते हैं और मेरी बहुओं का मेरे साथ रवैया देखते हैं, उसके बावजूद वो खामोश हैं, तो उस माँ के दिल पर ज़्यादा बुरा असर पड़ता। लेकिन वो खामोश, एक लफ्ज़ नहीं बोलती थी। एक दिन सर्दियों के दिन और बहू कहती है कि माँ जी आप जाएं जाके बर्तन धो दें। माँ कहती, बेटा इतनी सख्त सर्दी है, दिसंबर का महीना है और मुझे वैसे भी इस उम्र में जल्दी सर्दी लग जाएगी, तो मुझसे बर्तन मत धुलवाओ। तो वो कहती, मुझे नहीं पता, ये बर्तन धो और इसके बाद आपने कपड़े भी धोने हैं, ज़्यादा बातें नहीं करो, कुछ नहीं होता। वो बेचारी माँ किचन में जाके बर्तन धोने लगी और रोती रोती अपने परवरदिगार से दुआ करने लगी कि बारी ताला अगर ऐसी ही ज़िंदगी मुझे देनी है तो इससे बेहतर है कि तू मुझे अपने पास बुला ले। माँ ने वो बर्तन धोए, बर्तन धोकर फिर वो
कपड़े धोने चली गई। कपड़े धोने के बाद जब वो कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी तो गीला फर्श होने की वजह से वो फिसल कर गिर गई। माँ के सर पर चोट लगी। बहू ने आके उठाया, उसे उसके कमरे में डाला और पलट कर नहीं देखा। सर्दियों के दिन, सर में चोट लगी हुई माँ, और कोई बंदा उसे पूछने वाला नहीं है। वो बेचारी अपने बिस्तर में पड़ी रोती रही। दिन गुजरा, रात गुजरी, ना किसी ने पानी पूछा, ना किसी ने खाना पूछा, ना किसी ने कोई दवा दारू की। सुबह दिन चढ़े वो उठी तो उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे एक रोटी दे दो। तब बहू ने आगे से जवाब दिया कि जी आटा ख़त्म है, आटा आएगा तो फिर आपको रोटी बना के दे देंगे, फिलहाल आटा नहीं है। माँ बेचारी चुप करके अपने कमरे में बैठ गई। कुछ लम्हे गुजरे होंगे कि उसे ताज़ा पराठे बनने की खुशबू आने लगी। वो उठी और उठकर आहिस्ता आहिस्ता किचन में पहुंची तो देखा कि एक बहू जो है वो पराठे बना रही है। उसने कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था मुझे एक रोटी दे दो, तुमने मुझे रोटी नहीं दी और अभी तुम पराठे बना रही हो। बहू कहती है, जी आपसे कहा ना आटा ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा आटा था, इससे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो जब आटा आ जाएगा उसके बाद आपको रोटी मिलेगी। माँ बेचारी दुखी दिल के साथ रोती हुई वापस अपने कमरे में आके लेट गई। अब ये उठती है और उठकर कुछ देर के बाद घर से बाहर निकलती है। चलते चलते उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। रास्ते में एक जगह थक कर फुटपाथ पर बैठ गई और रोने लगी। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसमें से एक शख्स निकला, काला कोट टाई लगाए हुए, और आकर माँ के पास बैठ गए। उससे पूछा, माँ जी आप यहाँ सड़क पर फुटपाथ किनारे बैठी हुई हैं, खैरियत, और आप रो भी रही हैं? माँ ने कहा, बेटा आप कौन हो और मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। कहता, माँ जी आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं आपके शौहर का वकील हूँ और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था आपसे मिलने के बारे में, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे खुद कान से पकड़कर आपके पास ला खड़ा किया है। अब आप मुझे बताइए कि आप सड़क किनारे बैठी यहाँ फुटपाथ पर क्यों रो रही हैं? तो वो बेचारी माँ एक दफ़ा फिर से रोने लगी। वकील साहब ने अपनी गाड़ी में से पानी की बोतल ला के उनको थोड़ा पानी पिलाया, हौसला दिया और पूछा कि मुझे कुछ बताना पसंद करेंगी? माँ कहती है, ज़रूर बताऊं, लेकिन मुझ में बताने की हिम्मत नहीं हो रही। वकील बाजू से पकड़ के माँ को अपनी गाड़ी में बिठाता है, करीब ही एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उनसे पूछता है, माँ जी कुछ खाएंगी? माँ बेचारी फिर रोना शुरू हो जाती है। जब वो माँ का रोना देखता है तो वकील को कुछ खटकता है। कहता, माँ जी आपने आखिरी दफ़ा खाना कब खाया था? तो माँ इस बात को लेके फिर रोना शुरू हो जाती है। तो वो वकील जो माँ का कुछ नहीं लगता, वो भी खून के आंसू रोने लगता है कि एक माँ की ऐसी हालत, जिसके दो जवान बेटे शादीशुदा सरकारी मुलाजिम बड़े बड़े अफसर हों और वो माँ दरबदर की ठोकरें खा रही है। वो फटाफट वेटर को खाने का ऑर्डर देता है और माँ को कहता है, पहले आप खाना खाएं, उसके बाद हम बात करेंगे। माँ बेचारी शर्मिंदगी से थोड़ा सा खाना खाती है। वकील कहता, नहीं आप पेट भर कर खाएं, मुझे पता है कि आप काफ़ी वक्त से भूखी हैं। माँ पेट भर कर खाना खा लेती है। फिर वकील उससे पूछता है, माँ जी अब मुझे बताइए कि सारा माजरा क्या है? माँ उसे सारी बात बताती है और साथ साथ मुसलसल रोती जाती है। वकील सारी बात सुनकर कहता है कि आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है कि रात मैं भूखी प्यासी अपने कमरे में चोट लगी हुई दर्द से पड़ी हुई थी, कोई मुझे देखने नहीं आया और मेरे घर में मेरे बहू और बेटों के बीच में ये झगड़ा चल रहा था कि इस बुढ़िया को हम क्यों संभाले। छोटा बेटा कहता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है और बड़ा बेटा और बहू कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो उन लोगों ने ये फैसला किया मिलके कि हम इस घर को बेच देते हैं और माँ को ओल्ड एज होम में जमा करवाते हैं। जब से मैंने ये बात सुनी है तब से मेरी नींद, मेरा सुकून, चैन सब कुछ उजड़ गया है कि अब इस उम्र में, इस बुढ़ापे में मैं अपने शौहर का घर छोड़कर ओल्ड एज होम में रहूंगी? क्या यही मेरा नसीब था? वकील बड़ी तसल्ली से माँ जी की गुफ्तगू सुनता है और कहता है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो घर है वो आपके बच्चे कभी भी नहीं बेच सकते, क्योंकि आपके शौहर ने अपने मरने से पहले आपका ये मकान, आपका ये घर आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया हुआ। इसकी मिल्कियत सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है और आपकी इजाज़त के बगैर कोई दुनिया का शख्स आपका मकान नहीं बेच सकता। अब आप एक काम करें, आराम से अपने घर जाएं। आपके शौहर ने मुझसे वसीयतनामा
और इस घर के कागजात आपके नाम पे ट्रांसफ़र के बनवा के रखे हुए हैं, वो जाके आप निकाल लीजिए और अपने पास संभाल के रखें। वकील उसे माँ को अपना नंबर भी दे देता है और कहता है जब आपको मेरी ज़रूरत पड़े आप बिला झिझक मुझे फ़ोन करके बुला सकती हैं, आप खुद बताइएगा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। माँ वापस अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो खामोशी से कुछ दिन काटती है। अब बेटे जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों को बुला के मकान दिखा रहे हैं, मकान का सौदा हो रहा है। एक पार्टी से इनका सौदा हो जाता है, सारा कुछ फाइनल हो गया। अब उन्हें ये पता था कि मकान जो है वो बाप की मिल्कियत है, तो हम विरासत तकसीम करके इसे बेच देंगे। जिस दिन मकान का सौदा फाइनल होना होता है, पार्टी आती है और वो घर में बैठी होती है। साथ में उनको जनाब लवाजमात पेश किए जाते हैं, ख़रीदार पार्टी को चाय शाय पिलाई जा रही थी, गप्पें लग रही होती हैं। माँ जो है वो फ़ोन करके अपने वकील को बुला लेती है कि बेटा ये मामला है, तुम घर आ जाओ फ़ौरन। वकील भागता भागता वहाँ पहुँचता है। अब दोनों वकील आमने सामने, जो ख़रीदने वाली पार्टी है उनके साथ भी एक वकील मौजूद था। माँ ने अपना वकील बुला लिया। अब वकील एक दूसरे को जानते हैं, वो सवाल पूछते हैं कि भाई आप यहाँ कैसे? दूसरा कहता है कि आप यहाँ कैसे? पहला वकील कहता है जी ये मेरी पार्टी है और ये मकान खरीदना चाह रही है, तो मैं इनके कागजात वगैरह देख रहा हूँ। दूसरा वकील कहता है कि ये मकान जो है ये मेरी पार्टी का है और मेरी वाली पार्टी तो ये मकान बेचना ही नहीं चाहती। पहला वकील बड़ा हैरान होता है, ये क्या सीन है? फिर वो माँ जी सामने आती हैं और अपने बेटों से कहती हैं बेटा तुमने मुझसे पूछा नहीं और तुम ये मकान बेचने चले, मैं तो अपना मकान नहीं बेच रही। बेटे कहते हैं माँ आप कैसे मकान नहीं बेचोगी, मकान हमारा है, हम बेचेंगे। तो माँ अपने दराज से वो फाइल निकालती है जिसके अंदर उनके बाप की वसीयत और इस घर के कागजात मौजूद थे। माँ कहती है कि तुम्हारे बाप ने मरने से पहले ये मकान मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया था और ये रही तुम्हारे बाप की वसीयत जिसमें ये मकान उसने लिखा हुआ है कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई शख्स इसे नहीं बेच सकता। जब बच्चों को ये बात पता चलती है तो वो बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया। फिर वो माँ से माफ़ियाँ मांगने लगते हैं, उसके पाँव पड़ने लगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। माँ कहती बेटा अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, तुमने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं। अपने बीवी बच्चे अपना सामान जो है वो लो और यहाँ से चले जाओ। बच्चे बड़ी मिन्नत समाजत करते हैं कि माँ हमें यहाँ रहने दो। माँ कहती बेटा अब तुम्हारे रहने के लिए यहाँ पर जगह नहीं, तुमने इस घर से मुझे ओल्ड एज होम भेजने का इरादा कर लिया तो और मैं तुम्हें यहाँ रहने दूं ऐसा मुमकिन नहीं। मुझे इस तरह की औलाद नहीं चाहिए। इस घर में वो रहेगा जो यहाँ रहने का हकदार है। फिर वो अपने वकील से कहती है कि बेटा तुम मेरी तरफ से कागजात तैयार करो और इस घर को एक ट्रस्ट में तब्दील कर दो। मेरा ये इतना बड़ा घर जो है अब मुझ जैसी बेसहारा माँओं और बुज़ुर्गों के लिए है। जो भी बेसहारा बुज़ुर्ग आपको माशरे में मिले वो आकर इस घर में रहेंगे। ये घर अब उनके मसरफ़ में होगा, इसमें मेरी औलाद नहीं रहेगी और ये मकान किसी की मिल्कियत नहीं होगा बल्कि ये ट्रस्ट बन जाएगा। बच्चे एक दफ़ा फिर से कोशिश करते हैं कि माँ उन्हें माफ़ कर दे, तो माँ उनसे सिर्फ इतना कहती है बेटा मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम मेरी औलाद हो और औलाद को माँ बाप माफ़ कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात घर की है तो तुम्हारे बाप ने ये मकान मेरे नाम पे कर दिया, अब मैंने ये मकान अपने जैसे बेसहारा बुज़ुर्गों के लिए वक्फ कर दिया है, लिहाजा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस कहानी से बहुत सारे सबक मिलते हैं उन औलादों के लिए जो औलादें अपने वालिदैन के साथ नारवा सलूक रखती हैं। कभी कभी खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, वो ऐसी जगह से चोट मारती है जिसका इंसान को अंदाज़ा भी नहीं होता।